मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम भी बहुत अच्छा है और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं हूँ आकाशा यासीन और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर और आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं जेने टेलीविजन से। हर रोज़ हम आपको गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं, आपकी मॉर्निंग को बेटर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के सिर्फ लिए बेटर हम आपके पास नहीं, होते सिर्फ हैं। बेटर बनाने के लिए, गुड बेटर बेस्ट बनाने के बिल्कुल लिए। इतना कुछ इनको बता देते अपने व्यूअर्स बिकॉज के के साथ, गुड ऑफ इतना गुड, शेयर कर देते हैं। हाँ, बिकॉज के गुड वो खुद हैं और बेटर Exactly. हमारा प्रोग्राम होता हम है और बना हम देते मिल के हैं। इसको गुड बेटर बेस्ट बनाते हैं। सब इस किस्म की मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है भाई और बहुत से लोग अपने ऑफिस की तरफ रवान दवा हैं और कुछ 5 बजे गए हैं, वहाँ से होकर हमें देख रहे हैं। जो अपने घरों में मौजूद हैं तो हम उनको ये कहेंगे कि ज़रा जो सोए हुए हैं उनको ज़रा थपके दो और कहो कि अभी सोने का टाइम और है और भी सो जाओ, क्योंकि उनको नाश्ता में बिल्कुल नहीं देना। जो सामने बैठे हुए हैं तो वो हमारी तरह टी इंजॉय कर सकते हैं, मज़े मज़े की कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, नाश्ता इंजॉय कर सकते हैं और फिर न्यूज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत कुछ है जो आजकल करने वाला है। बेशक मौसम थोड़ा सा है भाई इस तरह का, लेकिन आपको पता है कि शाम के टाइम बिल्कुल जो शहर इक़्तिदार का इस्लामाबाद का मौसम है बहुत अच्छा हो जाता है और वाकई दिल करता है कि भाई ये वीकेंड होना चाहिए था और कहीं आउटिंग होनी चाहिए। और अप्रॉक्सीमेटली जब हम देखते हैं कि असर की नमाज के बाद जो का वो शाम का जो समय होता है बहुत ज़बरदस्त होता है और स्पेशली अगर आप किसी ऐसे पिकिंग प्लेस पे हों या किसी पॉर्ट्स में अगर आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ का मौसम और भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होता है। हल्की हल्की हवाएं चल रही होती हैं और शाम का समय होता है और स्पेशली जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो जो हमारे लैक्वियो का जो मौसम होता है बहुत ही आउट क्लासिक मौसम होता है, बहुत ही आउट क्लास होता है। और इसके साथ साथ आज हमारे स्टूडियोज का जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि हम दोनों के मूड बहुत अच्छे हैं। पहले मैंने यही जब इंट्रोड्यूस करवाया तो ये कहा भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन नहीं, फिर मुझे फील हुआ नहीं भाई हम बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जब इंसान की इनर सेटिस्फेक्शन होती है तो इंसान को जो इनर की सेटिस्फेक्शन जो बाहर होती है उसके चेहरे से छलक रही होती है। लाइक आकाशा इजाज एंड जो आज हमारे गेस्ट हैं उनकी वजह से हम और भी बहुत खुश हैं भाई, क्योंकि कहते हैं कि इंसान अपनी फैमिली से पहचाना जाता है। अपने वालिदैन का अक्स अगर देख रहे हो उसके बच्चे में अपने वालिदैन का अक्स मौजूद होता है और किसी फैमिली की अगर आप किसी चश्मे चिराग से मिलते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली कैसी है, वो लोग कैसे हैं और उनका रहन सहन कैसा है, उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ कैसा है और उनमें कितने लीडरशिप की क्वालिटीज़ मौजूद हैं और वो उन्हें कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए और अपने कल को संवारने के लिए, ना सिर्फ बल्कि सब के लिए काम किए। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी को फर्स्ट टाइम किसी के साथ मिलते हैं तो फेस रीडिंग करना, मतलब हर इंसान फेस रीडिंग करने की एबिलिटी उसमें मौजूद होती है। तो क्या होता है कि भाई हम देखते हैं ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई नहीं, लोग तो बहुत अच्छे हैं, बस हम ही कुछ गलत है जो हमारी हाँ बिल्कुल, हम फेस रीडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, हम कभी भी एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट नहीं बन सकते। जो हमारी कोशिशें होती हैं समटाइम वो ही फ्लॉप हो जाती हैं, बिल्कुल उस मूवी की तरह जब शुरू नहीं होती पहले फ्लॉप हो जाती है। तो जनाब बिल्कुल लोगों के बारे में आप अपनी जो क्या रही हैं, जो आपकी अपनी प्रेडिक्शंस होती हैं, जो आपकी राय होती है वो बिल्कुल काम कीजिए। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अगर सामने रखते हो उसको पॉजिटिवली अगर आप लेंगे, यकीन कीजिए कि वो तमाम के तमाम सिनेरियो होगा, उसकी जितनी इस इंसान की पर्सनैलिटी आपके सामने आएगी उसमें एक अंग आपको वहाँ पे उसका बड़ा पॉजिटिव लगेगा। उसकी जो काम करने का स्टाइल है, जो उसकी वहाँ पे कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं, जो उसने ज़िंदगी में जो कुछ अचीव किया हुआ है, वो तमाम चीज़ जब हमारे सामने होती है फिर पूरी पर्सनैलिटी बन के हमारे सामने आती है। तो जनाब बिल्कुल नहीं अभी सस्पेंस क्रिएट करना है हमेशा आप करते हैं, आज मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना चाह रही हूँ। अच्छा, समटाइम इजाज़ ऐसा होता है कि हमारे माइंड में दूसरे का जो स्ट्रक्चर होता है, दूसरे के बारे में उसका इमेज जो होता है ऐसा बनाया जाता है कि हम कहते हैं, हम उससे पूछना भी गवारा नहीं करते, हम हमेशा ये समझते हैं कि नहीं भाई ये इंसान तो वाकई ऐसा होगा, क्योंकि अगर एक इंसान इसके बारे में ये चीज़ कह रहा है तो वाकई होगा। लेकिन जब हम उस शख्सियत से, उस इंसान से खुद मिलते हैं तो हमें यकीन होता है कि भाई नहीं, जो इमेज हमारे माइंड में बनाया गया था वो तो कुछ और था और ये इंसान तो कुछ और है, वो ये इंसान कुछ और है। और एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त आपके सामने हम यहाँ पे रखते हैं कि जब हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं खुद से, अभी हमसे मिले नहीं होते तो हज़ारों किस्म के ख़यालात हमें तंग करते हैं, पता नहीं कैसा होगा, दांसू तो नहीं होगा, खतरनाक तो नहीं होगा। लेकिन जब किसी से मिलते हैं तो रिलैक्सड हो जाते हैं, यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है। जो हम नहीं सोच रहे थे कि किसी मीन्स के हार्मफुल चीज़ से हमारा सामना होगा या किसी ऐसे आदमी से हमारा सामना होगा कि जो शायद हमारा माइंड को रीड ना करे या हमारी जो सोचें, जो हमारे सोचों के जो महवर है उसके साथ ना मैच करे। लेकिन जब इंसान की जो केमिस्ट्री मिल जाती है तो फिर इंसान को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। इंसान
को अंदर से बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं, पर इंसान ना चाहने के बावजूद इंसान फिर ऐसे ऐसे वहाँ पे जो उसका रिलेशन बिल्ड हो जाता है और ऐसी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की इंसान से यादें इंसान की वाबस्ता हो जाती हैं कि फिर इंसान को इंसानियत की कदर की उस याद आती है। कहते हैं कि आदमी तो बेशुमार होते हैं आकाशा, लेकिन और उनमें इंसान कोई कोई होते हैं। अगर हज़ारों इंसान आदमी की अगर आप वहाँ पे उनमें इंसान तलाश कर रहे हैं चाहेंगे तो हज़ारों में से अगर आपको बस चंद एक आपको वहाँ पे इंसान वो जो मिलेंगे कि जो इंसान कहलाने के काबिल होंगे, बाकी सारे आदमी होंगे। मेरे साथ भी इंसान बैठा है और आपके साथ कौन बैठा है? और बिल्कुल आपको इंसान और एक और इंसान हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी जनाब, हमारे साथ हैं मियां हाफिज गुलाम शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ हैं और एक दफ़ा फिर आपको भी हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे। थैंक यू जी। हम आपको वेलकम कहते हैं JNN नेटवर्क में, हमारे मॉर्निंग शो में। और आपने उम्मीद है कि जो मॉर्निंग का जो सेशन था अब तक आपने इंजॉय किया होगा और बेस्ट ऑफ द लक आप हमारे यहाँ पे शो में तशरीफ़ लाए। बहुत मज़े की हम आपसे बातें करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी के जो राज क्या पीना है इतनी कामयाबी में और इस लीडरशिप क्वालिटी में। अगर जिस जगह के ऊपर आप मौजूद हैं, जिस मुकाम पे आप मौजूद हैं, तो आप खुद अपनी ज़ुबान से बताएंगे कि कैसे पहुँचा जाता है। लेकिन पहले मैं बताती चलूँ कि हमारे साथ हैं मियां हाफिज गुलाम शबीर साहब, साबिक नायब नाज़िम यूनियन कौंसिल इसरानी तहसील खैरपुर चामेवाली ज़िला बहावलपुर, आज हमारे साथ हैं। और ये क्या क्या हैं ये इन्हीं से जानेंगे। जी मियां साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये JNN चैनल और आप लोगों का बहुत दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के उस गांव से है जिसका लिटरेसी रेट 100% है। एक गांव जो एक पसमानदा डिस्ट्रिक्ट कह लें भावलपुर, जिसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो लाहौर या इस्लामाबाद या बड़े शहरों में हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके एक गांव की जो 100% लिटरेसी है वो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मेरे गांव की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि मेरे गांव में मेजॉरिटी हाफिज़ कुरान है। माशाअल्लाह, मेल्स हों फीमेल्स हों तमाम हाफिज़ कुरान है। और हम लोग एक दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे ख़ानदान के अंदर आज से नहीं 200 साल से ये कुरान और हदीस का सिलसिला चल रहा है। मेरे ख़ानदान के लोग यूनिवर्सिटी से लेके प्राइमरी स्कूल तक हर इदारे में, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हों, सब में दरस व तदरीस के हवाले से वहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद मेरे फैमिली के लोग ज़िंदगी के जितने शोबे हैं, मुख्तलिफ़ शोबाजात, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो पुलिस है या बाकी जितने हैं, इन सब में मेरे ख़ानदान के लोग मौजूद हैं और अल्लाह की रहमत से ये अपने अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कैसा लग रहा होता है माशाल्लाह जब आप किसी आप खुद माशाल्लाह हाफिज़ हैं और छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे होते हैं, आप किसी मस्जिद में वहाँ पे जा रहे होते हैं अपनी, और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ये क्रेज़ होता है यार वो फलां हाफिज़ है, मैं क्यों ना हाफिज़ बनूं। जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि हमारे यहाँ ऐसा सच कोई मदरसा नहीं है अच्छा जहाँ आप स्पेशली बच्चों को भेजें और वहाँ कुरान हिफ्ज़ करें। मेरे ख़ानदान में 400 के करीब घर हैं और ये भी एक अलग बात है कि उस 400 घराने में कोई दूसरा फैमिली मेंबर नहीं है, कोई दूसरा घर नहीं है, सिर्फ हम एक फैमिली मेंबर वहाँ पे हैं। जैसे होता है ना, एक इलाका है, एक सोसाइटी है, एक गांव है, कोई कहीं से हैं, कोई कहीं से हैं। हमारे गांव में सिर्फ हमारे ही ख़ानदान के लोग हैं। फिर हमारे बच्चे जब 3.5 साल 4 साल की एज में पहुंचते हैं तो वो एक बच्चा जो है वो खाला के पास पढ़ना शुरू कर देगा, आपके बच्चे जो हैं वो मेरे घर आना शुरू कर देंगे, मेरे आपके घर आना शुरू कर, इस तरह हर घर एक मदरसे के तौर पे समझा जाता है। तो बच्चे की उम्र जब 8 साल 9 साल मैक्सिमम 10 साल तक होती है तो वो हाफिज़ कुरान हो चुका होता है। उसके बाद फिर ये बच्चे हमारे स्कूलों में जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे फिर उनका माइंड जो है वो बहुत ज़ाहिर है, एक हाफिज़ कुरान का जहन एक आम आदमी की निस्बत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में भी अपने रिकॉर्ड कायम करते हैं और बहुत अच्छे एग्ज़ाम में भी वो अपने बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं। तो वैसे आप अगर रूहानियत के हिसाब से भी देखें तो हमारे ख़ानदान में एक सजादगी का निज़ाम भी है।
हमारे सज्जादा नशीन हज़रत हाफिज़ मोहम्मद यार साहब उनका नाम है, बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हैं। उनके बेटे हैं हज़रत हाफिज़ अपना साद आमिर साहब, तो वो अपना कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। और ये अपना बहरा जो है यहाँ से फारिग तहसील हैं, बहरा शरीफ से, और बहुत बड़े आलिम दीन हैं। इसी तरह और भी हमारे हैं अल्लामा हाफिज़ नसीरुद्दीन साहब हैं, अल्लामा हाफिज़ फ़रख महमूद साहब हैं, हाफिज़ ग़ुलाम अबू बकर साहब हैं, और वहाँ पे हमारे हाफिज़ मियां महबूब साहब हैं। मतलब जितने भी ये उलमाए कराम लोग हैं हमारे ख़ानदान में, ये नस्ल दर नस्ल मुख्तलिफ़ सूरतों में उलमाए कराम हमारे ख़ानदान में किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। और जब इस तरह के आप एक बच्चे को या माहौल में जब आप परवरिश पाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका जो एक दीनी माहौल या मिजाज होता है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो दूसरा, जब आप रमज़ानुल मुबारक का जब पहला दिन होता है, उस दिन से लेके आखिरी रोज़े तक, यानी अगले ईद के दिन तक, आप हमारे गांव के जिस गली से भी गुजरेंगे ना, तो रात को हर गली से आपको कुरान की आवाज़ आएगी। जितनी मसाजिद हैं वहाँ मसाजिद में पढ़ते हैं, बाकी लोग अपने घरों में कुरान पाक की तरावियों की सूरत में ना पढ़ते हैं। और जो वो रह जाते हैं बाकी वो असर और मगरिब के दरमियान या ज़ोहर और असर के दरमियान नवाफिल में कुरान को दोहराते हैं। लेकिन ये सिलसिला पूरा रमज़ान शरीफ जारी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ग्रेट। और क्या ही क्रेज हो रहा है भाई, मैं वहाँ पर जाऊँ। बिल्कुल, मैं तो उधर ही था अभी। आप पहुँच गए थे? मैं बिल्कुल उधर ही था। बिकॉज कि जब अल्लाह ताला की पाक कुरान मजीद का नाम लिया जाता है तो इंसान को अपनी ज़िंदगी याद आ जाती है, अपना वो दौर याद आ जाता है कि जब हम तालिब इल्म के दौर में थे। और कुड यू बिलीव कि हम स्कूल्स भी जाते थे, लेकिन हमारी क्रेज़ ये होती थी कि बस रमज़ान है और जल्दी छुट्टी वैसे हो ही जाती थी। 25 मिनट्स की वहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी, आधे घंटे पहले क्लासेस होती थी, 5 मिनट रिड्यूस होते थे, फिर जो हमारी ब्रेक वो भी ख़त्म हो जाती थी, और कुल मिला जुला के 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता था हमारे आने में ना। तो फिर ये क्रेज़ होता था जब अपने घर में आते थे, वहाँ से बस पहला काम ये तो मस्जिद में जाएँ और वहाँ जाके नमाज़ें अदा करें, उसके साथ कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें। जब भी आप जो अपने उस एरिया का सिनेरियो हमें बता रहे थे, मैं अपने इस एरिया में देख रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह सिमिलैरिटी पाई जाती है। जो भी यहाँ पे ऐसे घराने होते हैं जहाँ में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके कुरान मजीद की वहाँ पे शम्ए रोशन हैं और ज़िक्र के साथ उनके दिल और उनके घर मुनव्वर हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो लोग इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला के महबूब होते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें उनके साथ होती हैं। बिल्कुल। और अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि बतौर नाज़िम आपने सियासत में कदम रखा, क्या सोच के सियासत में आया आप? किससे बहुत इम्प्रेस थे कि भाई मैंने भी सियासत करनी है? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल मैं सियासत में आया नहीं हूँ, मैं सियासत में लाया गया हूँ। लाया गया हूँ? अच्छा, इंटरेस्ट नहीं था? हाँ जी, मैं सऊदी अरब गया हुआ था उम्रा करने के लिए। मैं वापस आया तो पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन की शुरुआत हो रही थी। तो हमारे एक उस वक्त लीडर थे सैयद इरफान अहमद गर्देजी साहब, तो वो रात को कोई 11 बजे के करीब ना आए हमारे घर। तो मैं समझे शायद वो मुझे उम्रा की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। उनके साथ कुछ और दोस्त भी थे। तो उन्होंने कहा जी हम आपको इलेक्शन के सिलसिले में आए हैं कि आप इलेक्शन लड़ें। तो मैंने कहा जी ना मैं कभी इलेक्शन लड़ा हूँ, ना मुझे इन चीज़ों का पता है। उन्होंने कहा नहीं, बस आपने लड़ना है, बस आपने लड़ना है। तो आप रेडी हो जाएं। तो कल हमने एप्लीकेशन देनी है, वो 2-3 दिन ही रह गए थे। तो मैंने कहा जी ठीक है। वैसे हमारे यहाँ कुछ अदब आदाब, कुछ तरबियत ऐसी है कि हम शायद किसी को भी, घर आए बंदे को तो स्पेशली इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी सिलसिले में वो आए। तो मैं ओके कर दिया। उसके बाद मेरे वहाँ पे मामू हैं मियाँ नूर मोहम्मद साहब, वो भी साबिक चेयरमैन हैं। और मेरे एक और मामू वफ़ात पा चुके हैं मियाँ अता मोहम्मद साहब, वो भी वहाँ पे उशर ज़कात के उस वक्त चेयरमैन थे। और एक हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान हैं मलिक अहमद नवाज नंगाना साहब, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट की उशर ज़कात के चेयरमैन हैं, इस टाइम मौजूद हैं, और वो पहले भी 2 दफ़ा चेयरमैन रह चुके हैं। तो इन लोगों की सारी वो मेहनत थी, इन लोगों ने ही मेरा इलेक्शन लड़ा। मेरे अंकल मियां शहद साहब हैं और बहुत से मेरे ये कज़न, बाकी लोग
काफ़ी सारे, फिर आहिस्ते आहिस्ते जब एक टेम्पो बनता है तो फिर काफ़ी साथ काफिला शुरू होता है तो सब लोग मिल जाते हैं साथ। तो बस फिर अल्लाह के, मेरा जो इंतखाबी निशान था वो चांद था, और जिस दिन इलेक्शन था वो भी 14वीं के चांद की शाम थी। तो उस रात मैं जीता अल्हम्दुलिल्लाह, चांद के निशान पे, चांद तारे फूल शबनम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसके बाद 5 साल मुझे मिले वहाँ पे लोगों की खिदमत करने के लिए। और हर जीत तो आप गए, जीत तो आप गए, बहुत सपोर्ट किया होगा आपकी फैमिली ने, सब ने। उसके अलावा उसके बाद आपने कौन कौन से तरक्याती काम किए? जी, वो मैं नाजिम के साथ साथ मेंबर डिस्ट्रिक्ट अपना तहसील कौंसिल भी था। तो उस दौर में जो फंडिंग होती थी ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम थी। और फिर हम तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से, उधर से जो भी हमें कुछ मिलता था तो वो हम कोशिश करते थे। गांव में कोई ज़्यादा ज़रूरियात भी नहीं होती, यही होती है कि किसी की गली बनवा दें, कोई नाली बनवा दें, कोई मतलब आप कोई इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं, कोई लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स लगवा दें। बस ये इस तरह के जो होते थे। तो अपने दौर में अपने तौर पे पूरी कोशिश की थी कि आपकी जीत में मियाँ फैमिली, जाहिर सी बात है कि ग्रेट फैमिली है, इसका जो मेन पस मंज़र हमारे सामने रखिए कि मियाँ फैमिली की कहाँ पे ओरिजिनेशन, आपने कहा कि सन 200 साल या ऐसा ना हाफिज़ कुरान का सिलसिला जारी है। तो मियाँ फैमिली के बारे में ज़रा बताइए, ख़ानदान के बारे में। सर मेरा ख़ानदान, आपका से मुराद भाई के ये लफ्ज़ मियाँ क्यों बोला जाता है? हाँ। तो हम बेसिकली बैसियत कास्ट कौम जिसको कहते हैं, तो इसरा भट्टी के नाम से हैं हम। जैसे पहले कहते हैं कि ये एक भुट्टो था, फिर अजीज भट्टी था, फिर वो भुट्टा हुआ, फिर उससे भट्टी बन गए। तो इस तरह के ये कुछ सब कास्ट से हैं। तो लेकिन हम मतलब जो कास्ट का है वो हमारा, हम भट्टी हैं। तो वहाँ पे जो एक अदब कह लें या एक ऑनर कह लें, तो उस लिहाज से लोग हमें मियाँ साहब के उसमें पुकारते हैं। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, अच्छा सारी बातें हमने पूछ ली भाई, इलेक्शन भी जीत के, उसके बाद जो तरक्याती काम किए वो भी किए, लेकिन ये तो हम पूछना ही भूल गए कि किस पार्टी के टिकट पर आप इलेक्शन में खड़े हुए थे, इस हवाले से भी बताएं। हमारे यहाँ ना ये पार्टियाँ जैसे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या पीटीआई, इस तरह का या पार्टी का किरदार बहुत कम होता है, शख्सियत का किरदार ज़्यादा होता है। शख्सियत का किरदार। उस वक्त हमारे जब मेरा इलेक्शन था, उस वक्त हमारे हल्के में 2 ग्रुप, मेन ग्रुप थे। एक पीरज़ादा ग्रुप था, एक गर्देजी ग्रुप था। तो मैं गर्देजी ग्रुप के उससे इलेक्शन लड़ा था, और हम पूरी तहसील में बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे ग्रुप के सब लोगों का यही एक निशान था, चांद। और हम लोगों ने फिर वो विन किया। फिर हमने तहसील का इलेक्शन भी विन किया, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन भी विन किया। और डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो उस वक्त नाजिम बने थे वो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब थे, जो इस वक्त हाउसिंग मिनिस्टर है। अच्छा, वहाँ पर पार्टी कॉन्सेप्ट नहीं है, जो शख्सियत कॉन्सेप्ट है, लोग उसको, जैसे अब आप अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे तो लोग आपको ही वोट करेंगे। जी, वहाँ पे ये नहीं है कि कोई कह दे कि जी मैं मुस्लिम लीग से हूँ, मैं काफ लीग से हूँ, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ। ये बहुत कम तादाद है। यानी आप समझे मेरे यूनियन काउंसिल का कोई 22,000 वोट है, तो 22,000 में से इस तरह के लोग अगर निकालें तो 150, 200, 300 मैक्सिमम निकल सकते हैं, जो किसी मुख्तलिफ पार्टीज़ की हद तक जो जियाला टाइप कह लें या मतलब उनके वर्कर कह लें तो वो हो सकते हैं। बाकी आम तौर पे वैसे भी बल्दियाती इलेक्शन जो होता है उसमें पार्टी का जो होता है किरदार वो कम, और शख्सियत को ज़्यादा देखा जाता है। जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा होता है उसको, उसके बैकग्राउंड को, उसकी शख्सियत को, उसके कामों को, इन चीज़ों को बल्दियात में ज़्यादा देख के लोग वोट देते हैं। आपके एरिया में जो स्कूलिंग का जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने फरमाया कि लिटरेसी रेट्स के एतबार से 100% है आपका अल्हम्दुलिल्लाह, और स्कूल और जो हाई स्कूल्स हो गए या मिडिल स्कूल्स हो गए, प्राइमरी स्कूल्स हो गए, क्या वहाँ पे प्राइवेट स्कूलिंग का है या वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे आर्मी पब्लिक स्कूल है। वहाँ पे हमारा एक आर्मी की कोर है, इंजीनियरिंग कोर हमारे बिल्कुल साथ।
उनका एक स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल, और मेरे से बिल्कुल 1.5 किलोमीटर के फासले पे हाई स्कूल है। उसके बाद मेरे गांव के अंदर भी एक मिडिल स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है। स्कूल तो हमारे दाएं बाएं बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे यूनियन काउंसिल में भी अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है मिनिमम 10 से 12 स्कूल होंगे। अच्छा, वहाँ पर ज़्यादा प्राइमरी मतलब के गवर्नमेंट स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है या प्राइवेट स्कूल्स का? गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर, प्राइवेट अब पिछले 5-7 साल से ये एकेडमीज और ये चीज़ें प्राइवेट स्कूल थोड़े बहुत स्टार्ट हो रहे हैं। और वहाँ पर जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पे एजुकेशन कैसी दी जाती है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है इस तरह के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात होती हैं वो भी नहीं बच्चों को प्रोवाइड होती हैं। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि बिलखसूस ये जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ पे वो लेवल ऑफ एजुकेशन पहले नहीं होता था जो अब है। अब माशाल्लाह जब से गवर्नमेंट ने ये अच्छा स्टेप उठाया है कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लोगों को निचले सतह पे बिठाया है। वो लोग पहले तो जो मैट्रिक पास होते थे वो प्राइमरी को पढ़ाते थे, और जो थोड़े ग्रेजुएट होते थे तो वो मिडिल को पढ़ाते थे। पहले इस तरह का निज़ाम होता था। अब ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री होल्डर्स जो हैं वो बेसिक प्राइमरी या पहली दूसरी क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर अब बच्चों का जो लेवल है एजुकेशन का वो बहुत अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह। देखा जाता है कि जो अमूमन जो स्कूलिंग हो रही होती है दूरस्थ एरियाज़ में, स्पेशली पंजाब के गाँव जो दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पे डेराशाही होती है, और वहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जानवरों के बाड़े बनाए जाते हैं। स्कूलिंग के लिए एक छोटा सा वहाँ रूम रखा होता है, बाकी वो जो इस एरिया का जो वडेरा होगा बस वो उसकी जागीर होगी। क्या ये वाला कल्चर तो इस एरिया में नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एरिया है वहाँ पे तो वहाँ के लोग उल्टा स्कूल को सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से। कोई ऐसा डेरा ये जानवर बांधने वाले निज़ाम ये हमारे एरियाज़ में तो कहीं लास्ट टाइम ये हुआ था कि रिपोर्ट हमारे सामने से गुजरी थी कि मुगलिया दौर की एक मस्जिद है और उसकी हिस्ट्री मेरे पास ही पड़ी है, बल्कि उसकी हमने हाई जो लेवल सतह के ऊपर मैंने उसकी बारे में बात भी की है अल्हम्दुलिल्लाह, और महीना कि जल्द उसका हल किया जाएगा। तो उस बिल्डिंग से जो वहाँ पे उस एरिया का जो वडेरा है तो वहाँ पे उस पे जानवर बांधे हुए हैं, और इतनी जो हमारा जो एहसास है, जो हमारा कदीमी एहसास है, और उससे बढ़ के ये अल्लाह ताला का घर है, जो अजीम शान व मस्जिद है, और वहाँ पे उस आदमी ने एक ऐसी, मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं की, लेकिन क्या उस एरिया में जो पुराने दौर की जो हमारे पाकिस्तान सब कंटिनेंट के उस दौर की पार्टीशन से पहले की कुछ अमारात मौजूद हैं या कुछ ऐसे तारीखी वर्से वगैरह मौजूद हैं आपके एरिया में? जी भावलपुर में तो बहुत हैं। जी नवाबों के दौर के महल्लात हैं। जी और बहुत अच्छी अच्छी और भी चीज़ें हैं वहाँ पे जो जिन्हें हम तारीख़ी कह सकते हैं। लेकिन सर जो बात आप पॉइंट आउट कर रहे हैं जिधर मतलब उनका मिसयूज़ कि जी जानवर बांधना या इस तरह का, इसमें उन लोगों का कसूर मेरी ज़ाती राय में उन लोगों का कसूर कम, और जो इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना ये उनका किरदार होता है। क्यों आप सुबह आए ऑफिस, शाम को 5 बजे 4 फाइलों पे साइन करके चले जाएं, तो आपका जो एरिया है आप वहाँ पे विजिट ना करें, आपका जो एरिया है आप वहाँ के लोगों अपने हिस्से का काम ना करें, को आप कोई हिदायत ना दें, आप वहाँ जाके चेक ना करें फिजिकली जाके, तो फिर तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी ना। जब उन्हें पता होगा कि नहीं सर कल हमने ऐसा किया, आज एक्शन हो गया, वहाँ से 2-4 लोग गए, उन्होंने हमें नोटिस कर दिया कि आइंदा के बाद आपने ऐसा नहीं करना, अगर किया तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, पहले तो यही बात ही काफ़ी हो जाएगी। नहीं तो एक आध को सजा हो जाए जो एग्जाम्पल बन जाए सबके लिए। अब देखें ना छोटी छोटी बातों पे जब कोई काम करता है कि ये देखें जी इन्होंने फलां उसको पकड़ लिया रिक्शे वाले को, और फलां दुकान वाले ने रेट यूं लगाया हुआ था, फलां फाइन कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ों को जब आप लोग हाईलाइट कर रहे होते हैं तो जो मेन आइटम्स हैं उनके ऊपर आपकी तवज्जो नहीं हो रही होती। और एक और चीज़ आप इसे पूछेंगे कि आपने ये फरमाया कि उस एरिया की तारीखी वर्से अभी तक मौजूद हैं, जो नवाबों की हवेलियाँ हैं, उनके महल्लात हैं, जाने का कंफर्मली आपका वहाँ पर इत्तेफाक हुआ है, तो वो आजकल किसके इस्तेमाल में, मीन के गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लिए हैं, गवर्नमेंट की अपनी, तो वहाँ पे क्या चीज़ें बनी हुई हैं, उनको उनके मेंटेनेंस का काम भी शुरू है या वैसे ही उसे पड़ी हुई है? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा उनको मेंटेन किया हुआ है, और 1-2 जगह पे तो बाकायदा कोई टिकट्स भी हैं, लोग आते हैं जाते हैं,
ये प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ पे, ड्रामे वगैरह करते हैं, बल्कि एक आध फिल्म भी वहाँ पे बनाई गई है। अच्छा। हाँ जी, तो ये बात नहीं, और वो इतने खूबसूरत हैं कि आप सिर्फ वहाँ का मौसम जो है वो थोड़ा इस्लामाबाद से ज़रा मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बाकी तो आप देखें, मैं आपको इसी हवाले से एक बात बताऊं कि 13, 14, 15 फरवरी को हमारे भावलपुर में सिर्फ एक इवेंट होता है साल में, सरकारी सतह पे, वो होती है जीप रैली। उन 4 दिनों में जितना ट्रेड होता है वहाँ पे, जितनी चीज़ें बिकती हैं और पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं उस रैली में शिरकत के लिए, शायद बाकी साल में कोई उसके बराबर होता हो तो और बात है, लेकिन वो 4 दिनों में इतने ज़्यादा। पाकिस्तान का एहसास है और पाकिस्तान के जो अजीम शान शहर हैं उनका शुमार किया जाता है, और जो हमारे फॉरनर्स वहाँ पे आते हैं, एथलीट्स वहाँ पे आते हैं, और जिससे उन्होंने यहाँ पे बात की कि जीप रैली के अतबार से तो उसका वहाँ पे इनेकाद होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान की यही खूबसूरती है कि पाकिस्तान के दूरस्थ एरिया में जो लोग रहते हैं उनको ये, जिस तरह हमारे यहाँ जो रमज़ान करीम का जो सीज़न आता है, तो इसके लोग सीज़न इसलिए कह रहे होते हैं कि उन्हें सीज़न लगाना होता है, हम जिसको पाक महीना कहते हैं, तो आगे पीछे जो चीज़ों का जो निर्ख, जो रेट्स वगैरह होते हैं इंतहाई कम होते हैं, लेकिन इस महीने में वो जो ये चाह रहे होते हैं पूरे साल की जो हमें जो इतनी कमाई नहीं होती जो हम रमज़ान में कमाते हैं, ये तो हम इसको मतलब इलीगल तौर के पर ले रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि भावलपुर में वहाँ पे जो जीप रैली का और जीप के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है, पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं। और जिस तरह बहुत अजीम बात है काशा कि जो वहाँ पे हवेलियाँ हैं, जो वहाँ पे महल्लात हैं, इससे पहले जो पार्टीशन से पहले के दौर के जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, और उनकी आज दिन तक वहाँ पे उन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। बहुत प्यारा लगा आपने ये बात की। कोई ऐसी मस्जिद भी है उस एरिया में मुगलिया दौर की या उस दौर की पुराने दौर की, जिसको उस जो हवेलियों के बीच में या सच? जी जी बिल्कुल, वो अलग से मस्जिद है, वो अंदरूनी शहर है जी जी, और वो जामा मस्जिद के नाम से पुकारी जाती है। हमारे वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसको विक्टोरिया हॉस्पिटल कहते हैं, मलका विक्टोरिया के नाम पे। दूसरा एसी कॉलेज है वहाँ पे, सादिक एजर्टन कॉलेज। ये सब पार्टीशन से पहले किए हैं, और ये मसाजिद, ये महल्लात, ये जब ये पार्टीशन हुई थी उस वक्त नवाब ऑफ भावलपुर ने पाकिस्तान के साथ जब इलाक़ किया था, तो उस वक्त ये चीज़ें फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये कन्वर्ट हुई थी। तो पहले तो ये सारा भावलपुर एक अलग सूबा था उस वक्त, और उसका सिक्का अपना था, उसकी करेंसी अपनी थी। वो भावलपुर तो एक यूँ समझे कि अभी पाकिस्तान के कई शहर जो पैदा ही बाद में हुए हैं, भावलपुर तो बहुत पुराना शहर है, पुराना शहर है भावलपुर। उसका आपके इस एरिया के आम की फसल ज़्यादा होती होगी मखार में, बिल्कुल। और साथ जो शुगर कैन गन्ना, वो उसका भी ज़बरदस्त। तो आजकल जो सीज़न होता है गर्मियों में, आप सिर्फ कोई 15-20 दिन लेट हो गए हैं। हाँ। अगर ज़रा पहले ये फरमाइश करते तो मैं कोशिश करता आपकी खिदमत करने की। बिल्कुल, वहाँ के आम बहुत मशहूर हैं। हाँ। और सिर्फ आम नहीं बल्कि हर तरह का फल होता है। हाँ। गर्मी का शदीद गर्मी पड़ती है वहाँ पे। वैसे फसलें तो गन्ना भी होता है, गंदम हमारे इलाके की बहुत अच्छी है, कॉटन बहुत अच्छी है, लेकिन काश्तकारों को जो मुआवजा है वो नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। हाँ। दर्दनाक बात हमारी, जो मेहनत करता है ना उसको सिला नहीं मिलता, उसको नहीं मिलता। जो आड़ती होती हैं वो लौट के ले जाते हैं, मिडिल मैन लौट के ले जाते हैं, और जो मेहनत कश जो हकदार होता है उसका हक नहीं मेरा वहाँ पे एक एरिया में वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ, और एक वहाँ पे बुजुर्ग थे जिनकी एज मोर देन 70 ईयर्स थी, और वो वहाँ कुदाल लेके वहाँ पे कुछ हिस्सा कर रहे थे। मैंने कहा जी क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये नहर का पानी उधर लगा रहा हूँ, खेतों में लगा रहा हूँ। उन्होंने कोई शूज़ वगैरह नहीं पहने हुए थे, इससे धोती उन्होंने बांधी हुई थी, और बिल्कुल फिट फाट ज़बरदस्त उनका जिस्म था, बिल्कुल जिस तरह कह रहे होते हैं कि कोई लेज़ी नहीं थे। मैं थोड़ा चल हम लोग थक गए थे, हम एक दरख्त के साए तले हम लोग बैठे, लेकिन कुड यू बिलीव कि वो आदमी इतना डिटर्मिनेंट था अपने काम के साथ कि वहाँ पे हमने बैठे बैठे उसने इतना सा काम कर दिया कि शायद वो काम अगर हमारी जिम्मेदारी होती पूरे एक हफ्ते की, वो जुगाड़ लगनी थी हमारी, लेकिन उस इंसान ने विद इन फ्यू मिनट्स उसने यहाँ पे कर दिए। बड़े मेहनती लोग हैं उस एरिया के, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो लोग बहुत प्यारे हैं।
आमों से भी मीठे लोग हैं वो। बिल्कुल, हमसे मीठे लोग हैं। दूसरी बात ये आपसे सर मैं पूछना चाहूँगी कि वहाँ के जो आपका इलाका है भावलपुर, वहाँ के तरक्याती मसाइल के हवाले से बताएं कि क्या पीटीआई गवर्नमेंट के आने के बाद कुछ वहाँ पे भी वर्क किया गया है, या आप क्या समझते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जो वहाँ पर होने चाहिए? पीटीआई हुकूमत को अगर हम अभी साइड पे भी रखें तो पीटीआई हुकूमत में तो शायद मुझे कहीं पे भी कोई वर्क होता हुआ नज़र नहीं आया। तो अगर सच है, सही। पिछले दौर हुकूमत में हमारे इलाकों में बहुत अच्छे काम हुए हैं, और अब भी कोई लेकिन परेशान ना, अभी पीटीआई 2 साल बाकी है इंशाल्लाह। वो अब अभी 2 साल बाकी है, हम 2 साल बाकी है, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे काम रहते हैं वो उस दौर में हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन भावलपुर पिछले 15-20 साल से बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं माशाल्लाह। हमारे जितने एमएनएज एमपीएज हैं, जिसका जितना किरदार था उसने पूरी तरह अदा किया। और एक और बात मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगी नकाशा कि भावलपुर के लोग और स्पेशली मुल्तान साइड के जितने वो एरियाज़ हैं पंजाब का, मैं समझता हूँ कि वो जितने भी बड़े जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और उनकी जो एक सीखने की जो लगन होती है वो आउटस्टैंडिंग होती है। वो जब हमारे सामने आएंगे तो हमें फील नहीं होगा कि ये कोई अपने आप को शो नहीं कर रहे होते, बिल्कुल मिठे हुए इंसान होते। जैसे कहते हैं ना कि बस आम उनके पास होते हैं, आम मीठे होते हैं, आम के दरख्त के ऊपर वो खामोश होता है, उसको लगती हैं, आम नीचे आके गिरते हैं, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा होता है आम के, उसके साथ फ्रूट्स लगे होते हैं। यही बात है कि वो जो लोग हैं इतने प्यारे लोग हैं, इतने उनके एरिया में अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो मतलब अपनी जान भी निछावर करते हैं और बहुत अपनी खिदमत करेंगे, बड़े प्यारे लोग हैं। अच्छा, भावलपुर के जो लोग हैं उनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं, इस हवाले से बताइए। भावलपुर के लोग मुखलिस हैं, भावलपुर के लोगों में बनावट नहीं है। जो जैसा कि आपने बताया, जो जितना होगा वो उससे कम शो करेगा, वो बढ़ के नहीं शो करेगा अपने आप को। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भावलपुर से लोगों ने, मेरे एक कज़न है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में होते हैं, और ये तो एक गांव का बच्चा है। तो भावलपुर पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, टॉप मिनिस्ट्रीज़, वहाँ पे मैक्सिमम जो वहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स हैं वो मुल्तान साइड के और भावलपुर के हैं। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि जो यहाँ पे हमारे वज़ीर ख़ारजा हो गए, वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो गए, कुरैशी साहब हो गए, और इसके साथ साथ तरीन साहब हो गए, ये उसी एरिया के हैं। जी बिल्कुल। और ये देखिए कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने लॉयल हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, ये हमारे पाकिस्तान के असासा होते हैं। और जनाब बातों का सिलसिला बिल्कुल जारी सारी रहेगा, मज़े की बातें हो रही हैं। हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जब हम लौट के आएंगे तो हम हाफिज़ साहब से पूछेंगे कि मॉर्निंग में आपका नाश्ता कैसा होता है जब आप अपने गाँव में जा रहे होते हैं। जो काम सबसे पहले करना था वो अब हम दरमियान में करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हम कुछ भी कहकर उनसे पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि मियाँ साहब हमारे अपने और हम मियाँ साहब के साथ साथ रहेंगे, और आप हमारे साथ साथ रहिए, हमारे साथ रहिएगा। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सनावल ताउसो रबाब आखिर। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरते फौला। नाप तोल में कमी,
रिश्वत का बाजार गरम, जाली पीरों और आमलों की चांदी, दंदनाते डाकू और लूटते चोर, तालीम और सेहत के नाम पर अयारी व मक्कारी। बस बहुत हो गया, अब होगा पर्दाफाश और होगा फैसला यहीं पर। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो उस पर डट जाओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उम्मीद अच्छी रखो, लेकिन तैयारी बुरे हालात के हिसाब से करो। जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना ही कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। सही मानों में बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, इससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं, तो उसको चाहिए कि राहत और आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया और आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया और आखिरत की भलाई से महरूम रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, इज्जतदार चीज की कदर करो।
जब अल्लाह ताला किसी कौम का रिज्क छीन लेता है तो वही की जा सकती है। न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जहां हम आजादी से रह सकें और जहां हम अपनी मर्जी से इस्लामी तहजीब और असूलों के मुताबिक जी सकें। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सनावल ताउसो रबाब। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। खोल आंख ज़मीं देख, फलक दे, फिजा दे, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरते फौला। नाप तोल में कमी, रिश्वत का बाजार गरम, जाली पीरों और आमलों की चांदी, तन तनाते डाकू और लूटते चोर, तालीम और सेहत के नाम पर अयारी व मक्कारी। बस बहुत हो गया, अब होगा पर्दाफाश और होगा फैसला यहीं पर। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद आकाशा यासीन एंड मोहम्मद इजाज बशीर मेरा नाम है और मजे मजे की बातें हो रही हैं। अब ये मुल्तान शहर में घूम रहे थे भाई, मैं आपसे नाराज हूँ। अभी आप कहते हैं मुल्तान के लोग बहुत अच्छे, भावलपुर के जो लोग हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मतलब पोलाइट होते हैं, ये होता है वो होता है। अब आपको पता है कि शहर इक़्तिदार में जब थोड़ी सी गर्मी होती है तो हम कितने गुस्से में हो जाते हैं, तो भावलपुर में तो गर्मी गर्मी होती है, फिर वहाँ के लोग इसीलिए तो बहुत अच्छे हुए कि वो उनका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता भी है ऑफ कोर्स गर्मी की वजह से, लेकिन इसके बावजूद वो उन्होंने अपने आप को इसे मेंटेन करके रखा हुआ है, ऐसे अंदाज से रखा हुआ है कि जब आप उनसे मिलेंगे, अगर आप उनसे लड़ेंगे भी तो फिर भी आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कितना कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मियां हाफिज गुलाम शब्बीर साहब हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे कि भाई जब मौसम चेंज होता है तो हम तो वैसे ही अग्रेसिव हो जाते हैं, आप क्या समझते हैं? वहाँ तो गर्मी गर्मी होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वहाँ के सर्दियों का मौसम कैसा होता है वहाँ? हाँ, सर्दियाँ आप यूँ कह लें कि जैसे इस्लामाबाद या आपके एरियाज में जैसे स्टार्ट हो रही होती हैं, समझिए हमारा वो पीक सीज़न होता है।
ओह माय पीक गॉड। सीजन होता है। कितने दिनों की है, कितने महीनों की सर्दी मतलब अप्रोक्सीमेटली आप यूँ कह लें 1 माह से 1.5 माह तक सर्दी आती है, वो भी चंद दिन, कोई 3 दिन आएगी, फिर 4 दिन आ जाएगी, फिर मौसम अच्छा हो जाएगा, फिर 2-4 दिन। जा भी ना वहाँ जाके। हाँ जी, ये टोटल वो तेरे कितने मेहमान है, चाहने वाले हैं तेरे, उधर भी जा। हाँ, बार हम देखें इस बार हम जरूर कितना आएगी हमें सर्दी। प्राउड था इस चीज़ पे। पाकिस्तान में जो है वो 4 सीजन होते हैं, लेकिन जब मैंने ये सुना कि भाई बहावलपुर में से 15 to 20 डेज के लिए जो सर्दियाँ होती हैं भाई होती हैं, तो वो तो लोगों की ईद हो जाती होगी, और वो तो यही कहते होंगे भाई ईद भी आप इन्हीं 15 दिनों में आए, है ना। हमारे एक जानने वाले थे और वो किसी एरिया में गए थे, वहाँ पे उन्होंने एक आदमी का, वो किसी मुश्किल में था, उनका काम किया, उसकी मुश्किल हल की, तो उसकी माँ ने उसको दुआ दी ना, उसने कहा था ना कि जा बच्चे तो पूरी ज़िंदगी ठंडा ही रहे, ठंडा ही रहे। मिल के तो सुख में रहे। हाँ। वो कहता है कि माँ तो मुझे बदवा दे रही है, मैं ठंडे होकर मरना है। तो मेरे ख्याल में तो आप क्या लोगों को किसी की बहावलपुर दुआ वालों है, को कोई बद्दुआ है कि आपको भाई किसी की आप दुआ है कि गर्म आप ही पूरे रहो। दिन गर्म ही नहीं, रहे। भावलपुर का जो एरिया है वो बेसिकली डेजर्ट एरिया है ना, जी जी। तो उसके हिसाब से जो रेत है वहाँ की, वो गर्म भी जल्दी होती है, वो ठंडी भी जल्दी होती है। तो मगरिब के बाद सर्दियों में जो ठंड पड़ती है वो भी रात को हो जाती है, जैसे सूरज निकलता है तो वो मौसम जो होता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। और वहाँ की जो गर्मी है कितना असरअंदाज करती है लोगों के रवैयों को। लोगों के रवैये तो अब देखें ना, 80% तो वहाँ के लोग घर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, बाकी जो लोग खेतों में काम करते हैं वो वैसे यूज टू हो जाते हैं ना, यूज हो जाता है। हाँ जी, जो लोग खेतों में वहाँ पे काम करते हैं, वो उनके ट्यूबवेल वहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पे नहाते रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। और ऐसे वैसे नहीं, ठंडे ठंडे पानी के साथ एंजॉय करते ठंडे रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे पानी का भी मसला है। पानी का कोई मसला नहीं है, कोई वहाँ पे मसला नहीं है, ट्यूबवेल्स खुला भी पानी हैं, ये नहरी निज़ाम भी है, हाँ। दरिया भी है वहाँ पे। वहाँ पे 40 फीट की जो खुदाई में वो वहाँ पे अगर आपको ठीक ठाक पानी मिल जाता है, बोर जी का जी, पानी पहले आ जाता है। मिल जाता था, अब भी बाद जगह पे मिल जाता है, बाद थोड़ा नीचे तक भी जाना पड़ जाता है, लेकिन कोई पानी का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त। मज़े की बात यह है कि स्विमिंग पूल्स वगैरह वो भी अब ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है। अगर आप वहाँ पे छप्पर वगैरह बना लेते हैं, नीचे स्विमिंग पूल होगा, तो इट मीन्स कि आप वहाँ पे जब आपका जी चाहे वहाँ पे नहा भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं, साथ आम भी खा सकते हैं उस एरिया में। बस आम खत्म हो गए, वो कह रहे हैं अगर होते तो आपको मैं जरूर खिलाता। अब बार बार आमों का जिक्र करके, आम का जिक्र इसलिए हम लोग करते हैं कि जब भावलपुर का नाम हो, और उसको मैं ये कह रहा हूँ कि भावलपुर के साथ आमपुर भी रख दिया जाए, क्योंकि वो आमों का एरिया है। क्या कहेंगे, जब आम का सीजन होता है तो लोग, बच्चे कितने खुश होते हैं। हम भी खुश होते हैं, उनके पास तो भाई पहले से वो खुश होने लगे। देखिए हर फल की एक अपनी खासियत तो है ना। जी जी। तो वो आम हो, वो खजूर हो, वो हाँ, माल्टा बल्कि हो। खजूर भी है वहाँ। हाँ जी, खजूर भी हमारे इलाके में स्पेशल होती है, और बाकी सब्जियां वगैरह हैं, गाजर है, ये बाकी चीज़ें हैं, तो हर सब्जी हमारे एरिया में होती मेन तो है। से कि हमारा जो तो चीज़ें हम ज़राई यहाँ- एरिया है ना सारा, तो अगर इसको सही तरीके से गवर्नमेंट इसको प्रमोट करे, अगर सही तरीके से जो किसान है उसको उसका राइट मिले, राइट मिल तो जाए, कोई वजह नहीं है कि आप पीछे रह जाएं। पीछे रह जाए। बिल्कुल। जब फसल आती है तो आप उसको संभाल नहीं सकते, उस वक्त उसका रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है। जब थोड़ा वक्त गुजरता है, जब हमसे चली जाती है, तो वो फिर बड़ी कीमती हो जाती है। तो सादा लफ्ज़ों में यूँ कहें कि इसको भी समझे एक गवर्नमेंट की Negligence। इसकी ज़रूरत है कि वहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपकी वहाँ पे फसल होती है, जो फ्रूट्स वगैरह होता है, अनाज होता है, सब्जियाँ होती हैं, तो उनको वहाँ पे प्रिजर्व करने का कोई सिस्टम, मैकेनिज्म वहाँ पे गवर्नमेंट के वहाँ पे बनाना चाहिए, ताकि जब वो किसी चीज़ की वहाँ पे फरावानी हो तो वहाँ पे उसको वहाँ पे डंप कर लिया जाए, सेव कर लिया जाए, और जब वो वहाँ पे शॉर्टेज हो मार्केट में तो वहाँ पे लाई जाए। वहाँ पे जब हम जा रहे थे मोटरवे इस एरियाज़ में, तो जगह जगह के ऊपर लोग वहाँ पे रुके थे और उन्होंने अपने स्टॉल्स वगैरह लगाए थे, फ्रूट्स को लेके बैठा हुआ था, किसी ने कुछ सब्जियाँ लेके लोग बैठे हुए हैं, फ्रेश किस्म के फ्रूट्स, सब्जियाँ वगैरह। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो इतनी ज़रूर है कि जो चीज़ें वहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे किसी मार्केट से, तो वो वहाँ पे आपको अपने घर से मिलेंगे। हर आदमी की अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए खुद को फील होता है। बात कितना अच्छा लग रहा होता है। आपने कभी भी जाहिर सी बात है अरसा वहाँ पे गुजारा है, तो जो ज़मीनें हैं वहाँ पे आपकी, जब आप वहाँ पे काम के लिए जाते हैं, और क्या सिनेरियो होता है, कितना अरसा लगता है किसी भी फसल को पकने में या तैयार करने में? ये गंदम जो है ये तकरीबन 4 से 4.5 माह 5 माह की ये फसल होती है जिसमें ये तैयार हो जाती है। इसी तरह कपास है, ये 2 फसल साल में तैयार होती है। अगर इनमें आप कोई एक्स्ट्रा
सब्जियां वगैरह ये वो बाकी चीज़ें भी शामिल करते हैं, तो वो हर एक का अपना अपना टाइम लिमिट होता है। कोई जैसे प्याज हैं वो 3-4 माह में तैयार हो जाते हैं, मकई है और बहुत सारी ये मतलब ये जो हमारे खाने से रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें तैयार अपने अपने टाइम में रेडी हो जाती हैं। तो बात फिर वही आ जाती है कि जिस वक्त वो तैयार होती है उस वक्त उसको वो अहमियत नहीं दी जाती या उस वक्त उसको वो कीमत नहीं दी जाती जो उसके बाद। अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं देखता हूँ कि प्याज में लेने जाने का 1-2 दफ़ा मौका मिला तो यहाँ पे 180 और 200 रुपए किलो ना मुझे प्याज का कहा गया। कहाँ पे? इधर इस्लामाबाद में। आप बताएं, हम वहाँ पे जाएं, हम वहाँ पे उनकी बाट लगाएं, इतना महंगा प्याज। मेरी सुने। अच्छा, जब मैंने घर पता किया तो वहाँ से हमारे एरिया में पता चला कि 50 रुपए के 5 किलो मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे एरिया की चीज़ है। हाँ। प्याज और आलू और ऐसी जो चीज़ें हैं जो डेली यूज़ की हमारे ज़िंदगी में आइटम्स हैं, तो इनकी जो कीमतें हैं ये इनके डाउनफॉल लगा रहता है, अपफॉल लगा रहता है। लेकिन जिस तरह ये सर कह रहे हैं कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि इनके एरिया में वहाँ पे 50 रुपीज़ kg के एतबार से 5 kg उस वक्त 5 kg पूरी धड़ी जिसको हम कह रहे होते हैं वो आपको वहाँ पे मिल रही है। भाई क्या ही अच्छी बात हो कि वो आधा भावलपुर उठ के यहाँ पर शहर इक़्तिदार में आ जाए और शहर इक़्तिदार वाले लोग भावलपुर मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं भी यही और आधे आमों के दरख्त उठ के यहाँ पे रावलपिंडी में आ जाए। आधे नहीं, उससे भी आधे आ जाए, बस आ जाए। चल आ जाए बस, किसी ने नहीं कुछ हमारे पास भी रहने नहीं सब कुछ यहाँ पे लेंगे। फिर आप हमसे लेते रहें और कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप इंसान के दिल की नीयतें अच्छी हैं, हम काम नहीं कर रहे होते, हमें सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस्ड है। हम किसी आपने ये नहीं सुना होगा किसी यहाँ पे मिनिस्टर ने कोई आम के बाग लगाए इस्लामाबाद में या उसने वहाँ पे कोई फ्रूट्स की या बागात वगैरह लगाए हैं। आपको चेक शहजाद का जो एरिया है तो वहाँ पे जो फार्म्स वगैरह लिए गए हैं और कि वो जितने घर वहाँ पे बने हैं तो उन्होंने इसीलिए उन्होंने ये लिए थे कि वहाँ पे वो सब्जियाँ काश्त करेंगे, फ्रूट्स वगैरह लगाएंगे। लेकिन ये एक धूल झोंकने वाली बात है कि आज वहाँ पे यकीन करें कि इतने वो जो जिस मकसद के लिए वो ज़मीन ले ली गई थी कि वहाँ पे वो लोग कल्टीवेशन करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे। उन लोगों ने अपने वहाँ पे मल्लात सजाए हैं और वो दूसरे अल्फाज से एक फेक किस्म की स्टोरी डाल के उन्होंने गवर्नमेंट्स की इतनी अच्छी अच्छी ज़मीनें वहाँ पे लीज पे रखी हुई हैं भाई, लेकिन काम नहीं हो रहा। अगर यही पूरा के पूरा सेक्टर अगर इसको बेहतरीन तरीके से इसको सजाया जाता और बेहतरीन तरीके से वहाँ पे डिफरेंट किस्म के फ्रूट सब्जियाँ वहाँ पे काश्त की जाती, तो मैं ये समझता हूँ कि पिंडी और इस्लामाबाद की ज़रूरत पूरा न कर सकती थी, बल्कि हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। दूसरे जो हमारे ज़िला हैं, दूसरे हमारे शहर हैं, वहाँ पर हम चीज़ें दे सकते थे। अच्छा सर, अब बहुत बातें होंगी बहावलपुर के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है कितने सेटिस्फाई हैं आप इससे? मौजूदा जो PTI की हुकूमत है, अल्फाज नहीं है। नहीं अल्फाज हैं, क्यों नहीं है। देखें 3 साल इनके गुजर चुके हैं, अभी 2 साल रह गए। तो सबसे पहले जो खान साहब ने पहले दिन मदीना की रियासत का जो हमें एक तस्वर दिया था, हम सब लोग इनके पहले उस इंटरव्यू पे इस हद तक इम्प्रेसिव थे और इतने खुश थे कि महसूस ये हो रहा था कि वाकई ये एक ऐसा इंसान हमारे मुल्क में आया है जो कम अज़ कम गरीब का ज़रूर सोचेगा। अगर आप इंडिविजुअली बात करें, हर बंदा सर्वाइव तो कर रहा है। ये मैं खान साहब के अक्सर वो लाइव प्रोग्राम भी देखता हूँ, कोई बंदा सवाल करता है जी महंगाई है, बहुत सारे लोग उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं मैं आपको समझाता हूँ। हमें समझाने की क्या ज़रूरत है? हम तो कहते हैं कि अमली काम करें। 5-4 चीज़ें हैं जो गरीब की हैं, वो उनको आप सस्ता कर लें, बाकी दुनिया की हर चीज़ को जैसे मर्जी आप करें, सिर्फ उन लोगों का ख्याल कर लें। अब देखें 2-3 चीज़ें इन्होंने शुरू की हैं। एक एहसास प्रोग्राम शुरू किया। एहसास प्रोग्राम में कितने % लोग जाके वहाँ पे खाना खा सकते हैं? 100, 150, 200, 300, 22 करोड़ के मुल्क में आप कितने लोगों को इस तरह खाना दे रहे हैं? पहली बात। दूसरी, हमारे मुल्क में 12 महीने आते हैं। एक रमज़ानुल मुबारक में जो है वो फ़लाँ चीज़ पे सब्सिडी, फ़लाँ पे सब्सिडी, फ़लाँ चीज़ का कंट्रोल, बाकी 11 महीने अवाम किधर जाए? उन महीनों में अवाम नहीं खाती, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखती है और खोलती है, तो वो बाकी 11 महीनों का क्या होता है? क्या हो? अच्छा, थोड़ी सी महंगाई की बात हुई, मुलाजमीन की तनख्वाह इतने % बढ़ गई। मुलाजमीन मुल्क में कितने % है? बाकी लोग किधर जाएँ? अब तीसरी बात पे आप आ जाएँ, इनकी ये जब ये कोई सब्सिडीज़ देते हैं तो वो यूटिलिटी स्टोर पे भेज दिया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पे भाई भेजने का क्या मतलब है?
जहाँ की हज़ारों फिर उनकी शिकायतें आ रही थी, फिर उनका कोई आगे पता नहीं होता कि फ़लाँ के गाड़ी इतनी जा रही थी, ये वीडियो देखें, ये गाड़ी में देखें, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है, उसका कोई पता नहीं होता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत प्यारी बात कर रहे हैं। बजाय इसके कि जो भी आप कर रहे हैं आप सबके लिए करें, ना किसी को लाइनें लगनी पड़ेंगी, ना किसी को शिकायत। बहुत प्यारी बात कर रहे हैं आप, बहुत गुड सोल्यूशन दे रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखने को आई है कि जब खान साहब के दौर में पिछले चंद माह में चीनी की सस्ती कर दी गई, बाहर आई थिंक 105 रुपये या 107 रुपये थी या 112 रुपये थी, उन्होंने 60 रुपीज़ या 30 रुपीज़ की सर उन्होंने 60 रुपीज़ की उन्होंने केजी कर दी चीनी। तो यूटिलिटी स्टोर्स हमें जो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जो लाइंस का जो सिलसिला था इतना लंबा था कि मैं ये समझता था कि शायद यहाँ पे खैरात बट रही है, कोई फ्री में कोई चीज़ आ रही है। जिसने चीज़ लेनी है चीनी वो 10-10 दफ़ा दिन पे वहाँ पे आदमी जाता वहाँ पे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेता और अपने घर आ जाता। लेकिन जो असल जो ज़रूरतमंद था वो कभी गया ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिल रहा था वहाँ जाने का। लोगों ने वहाँ से क्या किया कि कसूर हमारा अपना भी है, आवाम का भी है, जो हम लोग हैं कि जो हमें कोई चीज़ अगर मिल रही है सस्ती मिल रही है तो हम बाकियों का नहीं सोचते, हम अपने बारे में सोचते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ इससे हमारे पड़ोसी हैं, जो वहाँ इनके पास इतना टाइम नहीं होता, भाई हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें लें और वहाँ से हम आ जाएँ। तो ये इसको कैसे ठीक किया जाता है? सर आप देखें ना, मैं एक आम आदमी हूँ, ना मैं किसी पोस्ट पे हूँ, ना मेरे पास कोई इख्तियारात है। मैं इस हद तक अगर सोचता हूँ, क्या जो लोग उन सीटों पे बैठे हैं जिनके इख्तियार में है सब कुछ, वो नहीं सोचते इन चीज़ों को? उन्हें असल तो उन्हें सोचना चाहिए ना, जिन्होंने आज चलो इधर जवाब नहीं देना, खुदा की ज़ात को तो जवाब देना है ना। आप देखें, आप यूरोप की मिसाल ले लें, आप ये अरब कंट्रीज़ के देख लें, जिधर भी जाएँ जो खाने पीने की अशिया हैं ना, आप वहाँ चले जाएँ 500 रियाल लेके सऊदी अरब के किसी भी बकाले पे किसी भी जगह, वहाँ आप एक महीने का मुकम्मल राशन लेके आ जाएंगे, आपको परेशानी नहीं है। यूरोप चले जाएँ $700-800 में आप पूरे महीने का सारा सामान लेके आ जाते हैं। बाकी चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। मसलन आप कोई हॉस्पिटल का इशू है, चले ठीक है आज नहीं टैबलेट्स मिली कल मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, चलो जी वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कोई बात नहीं। ये लेकिन जिस बंदे ने सुबह दोपहर रात का खाना खाना है, कम अज़ कम उस हद तक उन चीज़ों को तो आप आसान कर देना। और इस पे ना अरबों खरबों की कोई उसकी ज़रूरत है। ये तो चंद 4-5 चीज़ें हैं, इनको सस्ता कर दें, बाकी जो मर्ज़ी करें आप। हम मान लेते हैं कि आपने बड़े चोर डकैत पकड़े हैं, बहुत सारे आपने वो जो इस मुल्क को लूट के खा गए हैं, जो पता नहीं क्या क्या कर गए, हम मानते हैं सारी बात, लेकिन रिकवर क्या किया है, अवाम में डिलीवर क्या किया है? आप अवाम को तो डिलीवरी चाहिए ना, मुझे तो अपने सुख का सांस चाहिए ना, वो तो नहीं मिल रहा हमें। आवाम को कोई कंसर्न नहीं है अगर आप किसी को पकड़े हैं, जाहिर सी बात है, आप जिस मकसद के लिए गए हैं, इक़्तिदार आपको मिला है, आपने अपने हिस्से का काम तो करना है। आवाम के लिए 3 चीज़ें अगर आप वहाँ पे सस्ती करें कि उनका जो खाने का जो आइटम ग्रोसरी आइटम्स हैं और वो अगर सस्ती हो जाएं, जिसमें आपका आटा आ जाता है, आपका घी आ जाता है, ऑयल जिसको कह रहे होते हैं, चीनी आ जाती है, ये कुछ या पल्सेस दालें वगैरह आ जाती हैं, ये चीज़ें अगर जो डेली यूज़ की थी, ये इनमें अगर यहाँ पे ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट या सब्सिडी दे दे या चीज़ें सस्ती हो जाएं, मैं ये समझता हूँ कि आवाम का मामले हल हो जाएंगे। बाकी देखें कि जो आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं सारे तो गवर्नमेंट में नहीं, सरकार के नौकर तो नहीं हैं, लेकिन जब आप उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे होते हैं, एक जो दिहाड़ीदार होता है, चौबी वाला होता है, जो डेली वेजर होता है, उसकी तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही। एक जो आदमी जो कमीशन के ऊपर कहीं जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, उसका तो साल तो वही है। और जो एक प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, उनका भी हमेशा एक डर सा खौफ सा रहता है कि न जाने कब यहाँ पे हमारी जॉब छूट जाए, और जो अगर हमें फिर वही जो सैलरी जो उनका एम्प्लॉयर जो पे कर रहा होता है उसी के ऊपर लोग वहाँ पे उम्रें गुजार देते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हुकूमत वक्त की सोचनी चाहिए, जो मुतल्लिका जो हुकाम है उन तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए कि। और दूसरी बात यह कि जो किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, तो उनकी आपने हौसला अफजाई करनी है। जो बीच में जो मिडल मैन आ जाते हैं, इनकी आपने हौसला शिकनी करनी है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ से हम तक पहुँचती हैं, वहाँ पर अगर जिसने सर कह रहे हैं कि वहाँ पर 50 रुपये की धड़ी मिल रही है, जो आपका ऑनियन प्याज है, तो यही जो चीज़ें हैं जब हमारे मार्केट में आ रहे हैं 300 साढ़े 300 रुपये की यहाँ पे धड़ी मिल रही है। आप देखिए इतना भी बीच में ख़र्चा नहीं आता जो होना चाहिए। तो ये तमाम बातों का सोल्यूशन ये है कि एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्टर रखा जाए, मैनेजमेंट सिस्टम रखा जाए, ताकि लोग इसको वहाँ पे मॉनिटर करें। और जितने भी हमारे जो कमिश्नर हजरात हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, मैं हर रोज़ देख रहा हूँ, एक मेरे दोस्त भी जाने वाले भी हैं, वो
इससे पहले हमारे प्रोग्राम में आए भी हैं, उनसे मैं कुछ ये बात शेयर कर भी रहा था, वो डू होप के वो 1-2 दिन में उनको यहाँ पे मदद करूँगा भी, कि जो यहाँ पे हर शहर में मन माने के वो उन लोगों ने अपनी अपनी कीमतें लगाई होती हैं, हर चीज़ की अपनी अपनी कीमत होती है। जब उनसे बात करें तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, अगर आपने हमसे लेना तो आप लें, तो नहीं लेना तो आप हमसे ना लें, और बेशुमार लोग यहाँ पे लेने वाले आ जाएंगे। अब अगर हम जैसे लोग जो बाकी चल कुछ वो हमसे ले ही लेंगे जिनको लेनी होती है, लेकिन अब एक गरीब आदमी क्या करे भाई, जिसने साथ अपने घर का बिल भी देना है, उसी 15,000 में खाना भी है, रेंट भी देने हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ी भी देनी है, मेडिकल भी है, सोशल एक्सपेंसेस भी हैं, तो मेरे ख्याल में ये लम्हा फ़िक्रिया है। लम्हा फ़िक्रिया। दूसरी बात है कि इजाज़ देखिए, हमेशा हम ये बात करते हैं कि आवाम को जो लोग मुल्क से बाहर चले गए, आपको उनको लाने में जो हुकूमत है उसको कितना इंटरेस्ट है, आवाम को इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको इंटरेस्ट है तो ये है कि भाई हमें बुनियादी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएँ, उसके अलावा हमारे घर का जो चूल्हा है वो जलना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान में महंगाई से, सबसे ज़्यादा जो पिसा है वो निचला तबका है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से पिसा है। तो सर, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे बहावलपुर में भी जो लोग हैं वो सिर्फ मतलब कि वहीं खेतों में काम करके अपनी सारी जो सहूलियात हैं उनको हासिल कर लेते हैं, या अभी भी वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब देखते हैं? देखें जी, बहावलपुर तो को हम क्या डिस्कस करें, आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह आप जाके सर्वे करें, आपको पता चलेगा कि जो आम आदमी बेचारे को, एक तो महंगाई की वजह से मजदूरी नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो मजदूरी करेगा, काम करेगा तो मजदूरी मिलेगी ना। सबसे पहले तो काम नहीं मिलता, काम मिलता है तो मजदूरी नहीं मिलती। तो बताएं, शाम को जब वो बंदा सारा दिन एक चौक पे काम करने के घर से बैठा रहता है, शाम तक उसको काम भी नहीं मिलता, और खाली आज जब जाता है तो वो बच्चों को क्या कहता होगा कि मैं आज आपके लिए वो जो दाल सब्जी लानी थी वो नहीं ला सका। तो आप सोचें, और ये मेजॉरिटी है, ये मिनॉरिटी में नहीं है, ये मेजॉरिटी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप किसी भी ये जितने मिडिल लेवल है या मिडिल लोअर लेवल है, इसको देखें, ये सब लोग नीचे जा रहे हैं, कोई भी ऊपर नहीं आया। किसी को भी आप चेक कर लें, किसी भी शोबे में जाके आप चेक कर लें, ये जो 3-4 साल हमारे गुजर रहे हैं, इनमें मैं नहीं देख रहा ज़ाती तौर पे कि मैं किसी बंदे को कहूँ कि ये फ़लाँ लेवल पे है तो ये बड़ा खुश है। तो हर बंदे को अपने अपने मामलात में मसाइल जो हैं वो बढ़े हुए हैं। हर आदमी परेशान है, और इससे जो परेशानी की जो मेन जो चीज़ है, जो मेन जो वजह है वो यही है कि इंसान अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा अभी, और जो ज़िम्मेदारान हैं वो ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर रहे, और इसीलिए ये निज़ाम उल्ट है यहाँ पे। और अल्टरनेटिव ये हुआ कि जो गरीब है वो कन्फर्मली गरीब ही है, और दिन ब दिन गरीब ही होता जा रहा है, और जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, बिकॉज जो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ है उसकी यहाँ पे कमी है। और ये नेग्लिजेंसी हमारी गवर्नमेंट की, मैं मानता हूँ कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, जिस तरह उस दिन हमारे गेस्ट आए भी थे कि हम न्यूक्लियर पावर तो हैं, लेकिन हमें इस कदर सेंस नहीं है कि हम उसको यहाँ पे दिफा करें, हम अपने लोगों के साथ सिंसियरिटी के साथ पेश हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हम अपने घर में क्या हैं, अपने मुल्क में क्या हैं, हमें ये चीज़ यहाँ पे हमें देखनी चाहिए। और सर, आप हमसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी क्या नेक्स्ट आपका कोई इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम है, आपको सियासत में आने का प्रोग्राम है, क्या प्लान्स हैं, कि फ्यूचर क्या प्लानिंग रखते हैं? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमने पिछले दफ़ा सपोर्ट किया था जिस ग्रुप को, और जिसके लिए वोट मांगे थे, पहले तो अब हमारे यहाँ हिम्मत ही नहीं है कि हम उनसे जाके दोबारा वोट मांगें। क्या कारकर्दगी लेके जाएं, क्या अल्फाज जाके उन लोगों को कहें कि आप मेहरबानी करके हमारे ग्रुप को वोट दें। ठीक है। तो वो जब हमसे पूछेंगे कि जी आप 5 साल कहाँ थे, हम कहेंगे जी क्या बताएं कहाँ थे, ये कोरोना आ गया था, ये मसाइल थे, फलां हुआ, ये हुआ, वो। गरीब बंदे को, आम आदमी को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। जब ये वैक्सीनेशन हो रही थी कोरोना की, तो लोगों को जाके हम कहते थे ना कि जी आप वैक्सीनेशन लगवा लो, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए लगवा लो, बच्चों के लिए नहीं तो दोस्तों के लिए लगवा लो, जी आप सबके लिए है। तो वो कहता चले ठीक है, आप कहते हैं तो मैं लगवा लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अवेयरनेस है, लेकिन लोग जिंदगी से इतने तंग हैं कि वो कहते हैं छोड़े। ये देखें, जो सेंटेंस जो जुमला होता है ना, उसका आमतौर पे मतलब ही सही नहीं लिया जाता। आप दुनिया में कभी किसी भी बंदे को अंडर एस्टिमेट ना करें कि उसको अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस हर बंदे को अपनी हद तक ज़रूर होती है।
फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो कह क्या रहा है, मैं समझ क्या रहा हूँ। जब हम उसकी बात को फॉलो नहीं करते तो फिर उसका जवाब भी उसको उस तरह नहीं दे सकते, कितनी दुख भरी बात है सवाल कि को नहीं हमने कितनी दुख भरी सवाल बात को है। अंडरस्टैंड नहीं किया ना, तो जवाब तो वैसे ही सही नहीं होगा। तो ये जो जितना तबका है, ये इनको बज़ाहिर जो हमें गरीब नज़र आते हैं या मजदूर नज़र आते हैं, इनका मेंटल लेवल हमसे कम नहीं है। इनको भी आप अच्छी जगह पे बैठाएं, इनको भी एसी के नीचे बैठाएं, इनको भी अच्छी गाड़ी में बैठाएं, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे आप सोच नहीं सकते। ये ऐसे ऐसे आपको मशवरे देंगे आप सोच नहीं सकते। ये आप देखें अक्सर टेलीविज़न पे इधर उधर आया होता है कि फ़लाँ ने एक हेलीकॉप्टर बना लिया, फ़लाँ ने पानी से चलने वाली गाड़ी बना ली। तो यहाँ पे कोई सेंस की कमी तो नहीं है, यहाँ पे कोई ये तो नहीं है कि किसी भी बंदे को आप कहें कि उसकी में एबिलिटी नहीं है, वो इस काबिल नहीं है। काबिल तो हैं लेकिन सहूलियात नहीं है। फिर अगर कोई बंदा कोई कुछ कर भी गुजरता है ना, तो फिर उसको इस तरह डैमेज किया जाता है, उसको इस तरह समझे डिस्करेज किया जाएगा कि वो वैसे डिसहार्ट हो जाएगा, वैसे ही डिसहार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। इजाज़ अभी हमें ज्वाइन किया है मखदूम ने। अस्सलाम वालेकुम मखदूम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिजी लोग सुबह सुबह आगे पीछे। नहीं जी, बिजी वाली कोई इशू नहीं है, बस नहीं, आप बिजी हैं, हमें इस बात की खुशी है कि आप फिर भी हमें टाइम देते हैं। नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, ऐसी कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच मखदूम हमें ज्वाइन करने के लिए। मखदूम आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कहा आपसे इसका जवाब जो है अंदर की कहानी हमें पता चल सकेगी। पाक PWD में डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट अमजद गुल की अंधेर नगरी मनपसंद नॉन क्वालिफाइड डिवीजन अकाउंट ऑफिसर्स को नवाजने का काम, क्या स्टोरी है ये बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पाक PWD जो है वो मुख्तलिफ जो है करप्शन की वजह से जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुका है। इसमें एक दास्तान जो है वो पाक PWD के डायरेक्टर जो है अकाउंट बजट एंड अकाउंट्स जो हैं अमजद गिल साहब, उनकी जानिब से जो है वो पाक PWD में जो नॉन क्वालिफाइड जो है डिविजनल अकाउंट ऑफिसर्स को जो है वो नवाजने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस हवाले से हमने उनसे मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की गई, मुसलसल एक वीक होने वाला है, उनसे रब्ता भी किया गया, लेकिन उनकी जानिब से किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया। मौक़िफ़ देने से जो है वो ना उन्होंने रब्ता किया गया ना कुछ। और दूसरी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पाक PWD में ये नॉन क्वालिफाइड जो डिविजनल अकाउंट ऑफिसर्स हैं, इनका ये सिस्टम है कि जो क्वालिफाइड अकाउंट डिविजनल अकाउंट ऑफिसर्स हैं उन्हें जो है वो C और D कैटेगरी की एक या दो डिवीजन दी गई हैं। जो नॉन क्वालिफाइड अकाउंट ऑफिसर्स हैं उन्हें A और B कैटेगरी की चार डिवीजन को देने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। और हमारे ज़राए ने, जब हमने इस चीज़ के बारे में हमारे ज़राए से बात हुई, तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि मैट्रिक और इंटर पास लेवल के लोगों को भी डिविजनल अकाउंट ऑफिसर्स के ओहदों पे नवाजा गया है। आकाश, इसमें एक हैरानकुन चीज ये भी मैं आपको बताता चलूं कि वो कहते हैं ना अंधेर नगरी किसी को कहते हैं, कि जो अफसर इनकी बात नहीं मानता या जो इनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरता, उनने चाहे वो क्वालिफाइड ही क्यों ना हो, उन्हें ना सिर्फ पाक PWD हेड ऑफिस से ट्रांसफर किया जाता है, बल्कि उन्हें इस्लामाबाद जोन से जो है वो मुख्तलिफ और जगहों पे भेज दिया जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो इनकी मनपसंद रिवायत के मुताबिक पूरा नहीं होता। जी मैं आपसे और कंफर्म करूंगा। मखदूम हलीम कुरैशी जो लाइन पे थे, नहीं आप पूछ लें, हम मखदूम को दोबारा बुला लेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। पूछिए इजाज़ पूछिए। मखदूम आप हमें सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। जी मखदूम। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, उस दिन जो हमने एक केस यहाँ पे डिस्कस किया था और मुफ्ती साहब का, मुफ्ती शाहनवाज साहब का और वो जो खातून थी उनका, उसमें कोई पेशरफ्त हुई है क्या? किस नहज पे है वो केस? बिल्कुल, ये और इस चीज का क्रेडिट जो है वो JNN न्यूज को जाता है। और मैंने ही रावलपिंडी के 2 रिपोर्टर थे, जिसमें से एक मैंने ये इशू उठाया था सबसे पहले नंबर पे, एक भाई थे दूसरे नंबर पे, ये इशू मैंने उठाया था। और CPO रावलपिंडी को इस चीज का क्रेडिट जाता है। वो कोई भी इश्यूज हो वो बड़े एक्टिव नजर आते हैं। जब तक भी CPO के ने नोटिस नहीं लिया था, तब तक पुलिस भी डाल डोल से काम ले रही थी। अब जो है वो CPO के नोटिस के बाद 2 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, बल्कि जो हमने एक राय दी थी
कि उलमा की एक कमेटी बनाई जाए जो इस चीज में देखा जाए कि कौन कौन से लोग जो है वो मुलविस है। इस हवाले से सीपी और रावलपिंडी से मुख्तलिफ रावलपिंडी के उलमा की जो है वो मुलाकात हुई, उन्होंने भी इस चीज को कहा है कि भाई आप एक कमेटी बनाए, जो कार्रवाई हो रही है जिस किस्म की हो रही है उसमें हमें इल्म में रखा जाए ताकि साफ और शफाफ तरीके से जो है वो इस हवाले से अगर इल्जाम साबित होते हैं तो इन्हें सजा दी जाए। आप क्या समझते हैं जो पुलिस की जानिब से अब कार्रवाई की जा रही है, क्या सजा हो सकती है मुफ्ती साहब को? देखिए ये तो कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी तक जो है वो इंफॉर्मेशन बेस के ऊपर जो है वो मजीद जो है वो लोगों से राब्ता किया जा रहा है, मजीद डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इस हवाले से मेन जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि जो हमने राय दी थी कि इस मौके के ऊपर उलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो उन्होंने सीपी रावलपिंडी से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि अगर इसमें इनके ये मुलविस पाए जाते हैं, जिस तरह के लड़की का बयान है उसके बाद लड़की की वालदा का बयान आया था, उन्होंने कहा अगर इस तरह से ये मुलविस होते हैं तो इन्हें चाहे जो सजा दीजिए जो है हम आपके साथ खड़े होंगे। मेन चीज ये है, अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक के हमारी जराये के मुताबिक जो है वो लड़की के घर भी जो है वो सीपीओ साहब गए थे और उनके बाद उन्हें एतमाद में लिया गया कि रावलपिंडी पुलिस आपके साथ है, जिस किस्म की भी आपको जो है वो मदद चाहिए होगी वो रावलपिंडी पुलिस आपको देगी। बहुत शुक्रिया मखदूम, तमाम तर तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। और इजाज़, मुझे लग रहा था कि आप थोड़े सैड हैं, क्या हुआ? एक्चुअली ये था कि मेरी इस सिलसिले में जो वहाँ पे मुफ्तियान कराम का पूरा ग्रुप था और जो लोग वहाँ पे इसको देख रहे हैं, सरकर्दा हैं, और उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि जो अभी तो इसके जो ग्राउंड रियलिटी सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन उन्होंने कुछ यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात का यहाँ पर चीज़ सामने रखी है कि शायद ये सोची समझे प्लानिंग भी हो सकती है और ये कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें मतलब जो हमें बदनाम करने के लिए, मुजाहिर को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये ऐसा ढोंग ड्रामा रचाया गया, और जब उसकी ये तहकीकात जब सामने आई तो फिर कुछ भी नहीं था बीच में। और चलें, अब इसकी हम ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं आपके सामने पेश कर रहे, क्योंकि जब वहाँ पर पुलिस जो इंडिविजुअली वो जो इंक्वायरी जो अभी वहाँ पर हो रही है, उसके बाद फिर जब वो अपनी इंक्वायरी पेश करेंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे इस समय मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। बिल्कुल होगी। और अब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब और आपसे यही पूछना चाहेंगे मियाँ हाफिज़ गुलाम शबीर साहब के तालीम पर तो हमने बात कर ली कि बहावलपुर में जो तालीमी निज़ाम है उसके हवाले से तो बात हो गई, लेकिन सेहत का बताइएगा कि वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या क्या सहूलियात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से मिल रही हैं सेहत के हवाले से? जी, जो बहावलपुर के जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं या तहसील लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है, हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं या ये हमारे देही इलाके हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स तो हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी हैं, लेकिन वही थोड़ा इंतज़ामिया की वो आप कह लें दिलचस्पी का सही ना होना या वो प्रॉपर उनको चेक ना करना, उस वजह से इस सहूलियात की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। आप चले जाएं तो कभी दवाई नहीं होगी, कभी डॉक्टर्स नहीं होंगे तो पता चलेगा जी अभी मीटिंग पे चले गए हैं। तो मतलब आम आदमी की जिस जगह पे भी वो जाता है ना, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो कोई और जगह हो, तो उसको वो चीज़ नहीं मिलनी ये जो बेसिक उसकी ज़रूरत है, जिसके लिए वो बनाया गया है। हर बंदा, हर लीडर, हर लेवल का बंदा के बात करता है अवाम की, ये अवाम के लिए जी, ये अवाम की सहूलत के लिए, ये अवाम, और जो अवाम है, जो जेनवन अवाम है, जिसको असल अवाम कहना चाहिए, उस तक वो चीज़ नहीं पहुँचती। और हमारे प्रोग्राम का क्योंकि लम्हात बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं, कोई आखिरी पैगाम देना चाहिए हमारे नेशन को और आपने सुनने वालों को, देखने वालों को? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हमारे मुल्क को 75 साल तो हो चुके हैं, तो अब अगर तजर्बात बंद कर दिए जाएं और कोई हम गरीबों को और हमारी जो आवाम है इनके लिए कोई सहूलतें, कोई इनके लिए सोचा जाए, तो आने वाला वक्त मुझे पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण तो नज़र आती है। अल्लाह करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि ऐसा हम हो, लोग और दोबारा उम्मीद की किरण दिखाई देती है और हर इंसान को अपने इससे का काम करना चाहिए। बहुत ही और उम्मीद पर दुनिया कायम है। और ज़रूर हमें भी पीटीआई गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से हमें भी बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद है कि वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे।
बिल्कुल, इसी के साथ ही आकाशा यासीन को और मोहम्मद इजाज बशीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।